हमारा अगला विषय है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात वह स्थान जिसमें कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से आते थे, इनमें चोल, चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ और ये राज्य बहुत ही समृद्ध सिद्ध हुए। सरदार तथा राजा में जो एक मुख्य फर्क था वह यह था कि सरदार जो है वो अपने अधीन जो लोग हैं उनसे भेंट लेते थे, जबकि राजा जो है वो कर लेते थे। सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत अर्थात सरदार के बाद उसका बेटा तथा उसके बाद उसका बेटा जो है सरदार बनेगा, इस प्रकार हो सकता था और नहीं भी। यह उसके समर्थकों पर जो है निर्भर करता था। सरदार का जो मुख्य कार्य था वो था युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाते हुए मध्यस्थ की भूमिका निभाना। ये जो चोल, चेर और पांड्य राज्य थे, इनकी जानकारी हमें विभिन्न प्रकार के स्रोतों से मिलती है, जिनमें सबसे जो मुख्य भूमिका है वो है संगम साहित्य की। तमिल भाषा के जो 3 मुख्य संगम हुए थे उनके अंदर इन राजाओं की वीर गाथाओं की रचना की गई और इन वीर गाथाओं के माध्यम से हमें इन राजाओं के बारे में जानकारी जो है वो मिलती है। कई सरदार और जो राजा थे वो लंबी दूरी के व्यापार से जो है राजस्व जुटाते थे। इनमें सबसे अधिक जो प्रसिद्ध थे वो थे मध्य और पश्चिमी भारत, यानी कि वो एरिया जो कि महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के आसपास आता है। उनमें सबसे मुख्य थे सातवाहन, जिन्होंने कि लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी तक, यानी कि 200 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 200 ईस्वी तक 400 सालों में इस क्षेत्र पर राज किया। इसके अलावा उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक जो है वो शामिल थे। पश्चिमोत्तर से अभिप्राय उस स्थान से है जो कि आजकल पाकिस्तान में आता है। इसके अलावा इस काल में राजा को देवता की उपाधि दी गई और राजाओं ने भी अपने आप को इस उपाधि को देने के लिए कुछ ऐसे कार्य किए गए जिससे कि लोग जो है वो उन्हें एक देवता के समान माने। कुषाण राजा, उन्होंने अपने आप को देवता तुल्य बनाने के लिए सबसे पहले अपने अभिलेखों और साहित्य में अपने आप को देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया। इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है वो उनके सिक्कों से मिलता है, उनकी मूर्तियों से मिलता है। उन्होंने अपनी मूर्तियों में राजा को एक विशालकाय प्रतिमा के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा उनके जो सिक्के थे उनके एक भाग में उनकी स्वयं की मूर्ति तथा दूसरे भाग में किसी देवता की चित्र जो है वो मिलता था, जिससे कि ऐसा लगता था कि जो राजा है वो देवता के ही समान है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास पर कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां लगाई गई थी। इसके अलावा अफगानिस्तान जो है वहां पर भी इनकी बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियां मिली हैं, क्योंकि जो कुषाण राजा है वो स्वयं को देवता के बराबर मानते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी कि वो देवता के पुत्र हैं। कुषाणों की जो राजधानी थी वो पेशावर जो कि पाकिस्तान में है तथा उनकी दूसरी राजधानी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इन्हीं स्थानों पर उनके अधिकतर जो है अवशेष जो है वो मिले हैं। 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इनमें से कई साम्राज्य जो हैं वो सामंतों पर निर्भर थे। ये सामंत जो थे अपना निर्वाह जो है वो संसाधनों से करते थे जिनमें कि भूमि का नियंत्रण भी शामिल था। जैसे कि हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो लॉर्ड होता था उसको कुछ वो अपने अधीन को कुछ ज़मीन दे देता था जिस पर कि उनको प्रशासनिक नियंत्रण होता था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर सामंत जो है वो ऐसा कार्य करते थे। उनको भी एक राजा से
ज़मीन का टुकड़ा मिल जाता था जिस पर उनको प्रशासनिक तथा कर लेने के जो है आर्थिक अधिकार होते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते जाते धीरे धीरे वे कई बार राजा बन जाते थे और कई राजा जो थे वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते थे तथा अपने सामंतों द्वारा उनको हराकर उनकी राजा की उपाधि जो है वो छीन ली जाती थी। गुप्त शासकों का जो इतिहास है वो हमें उनके साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों से पता लगता है। इसके अलावा जो कवि थे उन्होंने अपने राजा की प्रशंसा में कई प्रशस्तियाँ भी लिखी हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रशस्ति जो है वो इलाहाबाद की प्रशस्ति है, जो कि समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के जो एक प्रमुख राजा थे उन्हीं के कवि हरिसेन ने संस्कृत में की है, जिन्होंने कि समुद्रगुप्त की काफ़ी प्रशंसा करते हुए ये प्रशस्ति को जो है लिखा है।